नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम देखेंगे 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी का एमसीक्यू। ठीक है, तो फटाफट सभी जुड़ जाइए। समय विशेषता ध्यान रखिएगा, शाम 7 बजे डेली क्लासेस आ रही हैं और इस समय आपको करंट अफेयर की क्लास में जुड़ना है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में खरसिया परम परमल कसा रेल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है भाई, सही नहीं गलत है। ऑप्शन ए, यह परियोजना उड़ीसा से महाराष्ट्र तक रेल संपर्क जोड़ेगी। ऑप्शन बी, यह परियोजना कुल 278 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 615 किलोमीटर ट्रैक बिछेगा। ऑप्शन सी, इस परियोजना में कुल 21 नए स्टेशन और 14 फ्लाईओवर शामिल है। और ऑप्शन डी है, यह परियोजना केवल यात्री ट्रेनों के लिए तैयार की जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर बी बहुत लोगों का आंसर आएगा। सभी अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग बी दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरे साथ साथ सभी कमेंट कीजिएगा आंसर को। ठीक है, हाँ, सभी अपने प्रश्न क्रमांक के साथ आंसर कमेंट कीजिएगा। एक का डी, बी, सी, ए जो भी रहेगा आप जो है प्रश्न क्रमांक के साथ दीजिएगा। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि यह परियोजना केवल यात्री ट्रेन के लिए तैयार की जाएगी। ये गलत है। ठीक है, बाकी यह परियोजना उड़ीसा से महाराष्ट्र तक रेल संपर्क जोड़ेगी, बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये कुल परियोजना 278 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 615 किलोमीटर ट्रैक बिछेगा, ये कैसे? तो देखिए, ट्रैक एक लाइन नहीं बिछता है, ट्रैक दोनों साइड से बिछता है, इसलिए 278 किलोमीटर जो लंबी होगी उसमें 615 किलोमीटर ट्रैक बिछेगा, ये बिल्कुल सही है। और यह परियोजना जो खरसिया परमल कसा रेल परियोजना छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा उड़ीसा उड़ीसा से पश्चिम सीमा महाराष्ट्र तक जोड़ेगी, जिससे राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा विकल्प जो था 278 किलोमीटर, वही मैंने बता दिया। ट्रैक की लंबाई डबल ट्रैक है, सी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इस परियोजना में 21 नए रेलवे स्टेशन, 14 फ्लाईओवर, 48 बड़े ब्रिज और 349 छोटे छोटे ब्रिज और 184 अंडरपास बनाए जाएंगे। बहुत बड़ी परियोजना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में परियोजना में न केवल यात्री ट्रेनें बल्कि माल गाड़ियों के लिए भी विशेष रूप से बाईपास सुविधा जो है पद्धति अपनाई जाएगी, ताकि शहरों के भीतर जाम से बचा जा सके। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो था वो गलत था कि यह सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, इसमें मालगाड़ियां भी चलेंगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कारक खरसिया परमल कसा रेल परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये जुड़े हैं? ऑप्शन ए, परियोजना से 2 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा। ऑप्शन बी, इस परियोजना से रेलवे को 22 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। ऑप्शन सी, परियोजना में 32 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी, इस परियोजना के अंतर्गत रायपुर और दल्ली राजहरा को जोड़ने वाली नई लाइन बिछाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो खरसिया से परमल कसा उड़ीसा से महाराष्ट्र तक है, तो इसमें कहीं पर भी दल्ली राजहरा नहीं आ रहा है। ठीक है, रावघाट वाले एरिया नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, 32 नहीं है, 21 है। 22 करोड़ डीजल लीटर बचत होगी, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे इससे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेरे साथ साथ कमेंट करते जाइए। और एक चीज और, वैकेंसियां जो है वो शिक्षक भर्ती वालों के लिए अभी पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि लगभग 5000 पद आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती वाले लगे रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें। खासकर करंट अफेयर को तो आपको डेली तैयार करना है। सभी को मैंने बोला था कि पॉइंट वाइज कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 2 करोड़ मानव दिवस, ऑप्शन बी 22 करोड़ लीटर डीजल होगी। ठीक है, लेकिन यह रेलवे की कुल बचत का भाग है, यानी यह परियोजना उस लाभ में योगदान करेगी, लेकिन यह तथ्य अकेले इस परियोजना तक सीमित नहीं है। ठीक है, 32 नहीं है, 21 है। और दल्ली राजहरा वाला लाइन तो अलग से प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा,
टिकेश्वरी साहू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, वह सीनियर महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन बी, उन्हें 5 बार नेशनल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन सी, विश्व चैंपियनशिप मई 2025 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होगी। या ऑप्शन नंबर डी, वह छत्तीसगढ़ से चयनित होने वाली एकमात्र खिलाड़ी है। गलत ऑप्शन बताना है। यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यह जो है बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित नहीं हो रहा है, ये आयोजित होगा आपका कहाँ पर हो रहा है, चैंपियनशिप का आयोजन मई 2025 टर्की के अंटालिया शहर में होगा, हंगरी में नहीं होगा, टर्की के अंटालिया शहर में होगा। इसके अलावा जो है टिकेश्वरी इंटरनेशनल फेडरेशन म्यूथाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीनियर महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी हैं। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ये किस जिले के निवासी हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। और टिकेश्वरी साहू 5 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप हैं, और गौरव की बात है कि ऐसी खिलाड़ी जो है इनका सिलेक्शन हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है। 9 अप्रैल का देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत है। ऑप्शन ए, रायपुर और बस्तर संभाग से मंत्रिमंडल में सबसे कम प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन बी, वर्तमान में साय मंत्रिमंडल में कुल 13 मंत्री हैं। ऑप्शन सी, शिव प्रकाश 9 अप्रैल को रायपुर में बैठक लेंगे। या ऑप्शन नंबर डी, जातिगत समीकरण में सामान्य वर्ग से केवल एक मंत्री शामिल है। कठिन थोड़ा सा प्रश्न जो है वो कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं कौन सा कथन जो है वो गलत है कि वर्तमान में साय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और इसमें कुल जो मंत्रियों की संख्या अभी है वो 13 ना होकर 11 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बाकी तो वही है कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग से 6, एससी वर्ग से 1, एसटी वर्ग से 3 और सामान्य वर्ग से केवल 1 मंत्री शामिल है। यह तथ्य संतुलन की ओर इशारा करती है। ठीक है, कोई डाउट है? विस्तार करने की सोच रही है सरकार मंत्रिमंडल को, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 5वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रायपुर रेलवे स्टेशन में शुरू हो रहे जनता दरबार के संबंध में गलत है। रायपुर स्टेशन में पहली बार जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, और ये छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा मौका है कि जनता दरबार का आयोजन स्टेशन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, जनता दरबार सप्ताह में 1 दिन आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी, जनता दरबार केवल यात्रियों की शिकायतों के लिए सीमित है। ऑप्शन सी, जनता दरबार में रेलवे के विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद रहेंगे। या ऑप्शन डी, दुर्ग और भाटापारा स्टेशनों पर इसकी योजना बनाई जा रही है। ठीक है, पहली बार ये दरबार आयोजित किया जा रहा है, और इसमें से जो गलत कथन है वह केवल यात्रियों की शिकायत के लिए है, ये सीमित है। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पर हमारा पूछा गया गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं होगा, वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। चाहे उनको कोई भी शिकायत हो, वो जनता दरबार में अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। जनता दरबार को सप्ताह में 1 दिन आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें जो है केवल यात्रियों के लिए नहीं, इसमें जो है रेलवे कर्मचारी, कूली, सफाई कर्मी और अन्य स्टाफ भी अपनी समस्याओं को सीधे अफसरों के सामने रख सकते हैं, क्योंकि वो दरबार जो एक प्रकार का लोकपाल जैसे है, वहां पर आयोजित किया जाएगा। और जो भी समस्या है यात्रियों की या फिर सफाई कर्मचारियों की, तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के, वो सारे जो है उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। ये पहला आयोजन रायपुर से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, और मेरे साथ साथ जो है सभी कमेंट करते जाइए अपना आंसर। कुछ लोग बाद में भी वीडियो देखते हैं फिर भी कमेंट नहीं करते, सभी को कमेंट करना चाहिए। और एक कॉपी पेन लेके बैठिए, वन लाइनर फैक्ट की तरह नोट करते जाइए। 6वां देखते हैं, जनता दरबार व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। ऑप्शन ए, कंसल्टेटिव कमेटी 9 सदस्यों की बनाई गई है। ऑप्शन बी, जनता दरबार में बिना टिकट यात्री भी अपनी समस्याएं रख सकते हैं। ऑप्शन सी, कर्मचारियों को दरबार में आने के लिए अवकाश लेना जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी, रेलवे मदद ऐप को जनता दरबार के कारण बंद कर दिया गया है। पूछा गया है कौन सी बात सही है। ठीक है, सही बताना है।
तो बंद कर दिया गया है 139, ऐसे ये गलत है। कर्मचारियों को अलग से अवकाश लेने जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। जनता दरबार में बिना टिकट यात्री अपनी समस्याएं रख सकते हैं, गलत है, वो तो उसको पहले ही पकड़ लेंगे। सही है इसमें कंसल्टेटिव कमेटी 9 सदस्यों की बनाई गई है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा है 139, रेलवे ऐप मदद ऐप। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक, सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं, सभी किया कीजिए, और क्लास कैसी लगती है वो जरूर हमें बताया कीजिए, इससे अच्छा लगेगा। ठीक है, 10वां प्रश्न 10 अप्रैल का 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। छत्तीसगढ़ को आधार सेवा के क्षेत्र में मिले राष्ट्रीय सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत है पूछे जा रहे हैं आज के प्रश्न, इस सीरीज में आप देख रहे होंगे अधिकतर गलत है वाले प्रश्न हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह सम्मान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट सेवा के लिए मिला है। ऑप्शन बी, यह सम्मान दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। ऑप्शन सी, सम्मान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा सीधे मुख्यमंत्री को सौंपा गया। ऑप्शन डी, चिप्स द्वारा राज्य में 944 शिविर आयोजित किए गए हैं। अब यह प्रश्न अगर आप करंट अफेयर में पढ़े हैं, न्यूज में देखे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने न्यूज में नहीं देखा है तो ये आपके लिए कठिन स्तर के प्रश्न हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जो होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि वहां पर सीधे मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं थे। ये जो ऑप्शन है वो गलत है। वहां पर जो सम्मान को लिए हैं वो कौन है, जोशी जी है, मनीष जोशी जी, छत्तीसगढ़ सदन के मनीष जोशी जी ने राज्य की ओर से प्राप्त किया, और यह सम्मान UIDAI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल तेनतु सत्यनारायण द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा बाकी सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 944 शिविर थे। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और छत्तीसगढ़ में मातृभाषा शिक्षा के संदर्भ में गलत है, बताना है। ऑप्शन ए, राज्यपाल रविन्द्र डेका ने मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात कही। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों से हटाने के संकेत मिले हैं। ऑप्शन सी, राज्यपाल ने शिक्षा नीति के अंतर्गत केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई को आवश्यक बताया। ऑप्शन डी, राज्यपाल ने समुदाय सहयोग से उन्नत पुस्तकालय निर्माण की बात कही थी। यह जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी उसके संदर्भ में है। यहाँ पर जो है राज्यपाल जी ने शिक्षा नीति के अंतर्गत केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई को आवश्यक बताया, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत था, इसलिए यहाँ पर सही हो रहा है हमारा। उन्होंने कहा कि अनिवार्यता की बात नहीं की, बल्कि मातृभाषा में पढ़ाई को आवश्यक बताया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अभी लोकल लैंग्वेज जो है जैसे छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है, लेकिन उसके अलावा भी कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई होना आवश्यक है, वह बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। अपने लोकल भाषा का अलग से सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए, इसके अलावा जो है मातृभाषा में पढ़ाई होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। छत्तीसगढ़ के समाजों द्वारा बनाए गए डिजिटल एप्स के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताना है। ऑप्शन ए, SOS वुमन सेफ्टी ऐप इंटरनेट पर न होने पर भी अलर्ट SMS भेज सकता है। ऑप्शन बी, माहेश्वरी सभा को ABMM ऐप चिकित्सा और आर्थिक सहायता हेतु उपयोगी है। ऑप्शन सी, KGK1 ऐप केवल युवाओं को जीवन साथी ढूंढने के लिए बनाया गया है। या ऑप्शन डी, पंजाबी सनातन सभा का ऐप सामाजिक गतिविधियों की सूचना भी देता है। हाल ही में अभी जो है अलग अलग समाज जो है वो अपना अपना ऐप डेवलप किए हैं, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की KGK1 ऐप की बात नहीं की गई थी, ये समाज से संबंधित नहीं थी। ठीक है, समाज जीवन साथी ढूंढने से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, गलत पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या था, जो KGK ऐप था, वन ऐप में सिर्फ वैवाहिक खोज नहीं बल्कि व्यापार, सामाजिक गतिविधियां, कुल देवी, वंशावली जैसे विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध की जा सकती है। ठीक है, यह भी सामाजिक ऐप है, लेकिन जीवन साथी खोजने तक ही सीमित नहीं रखा गया है। वर्तमान में समाज में देखें तो शादी सबसे बड़ी एक समस्या हो रही है, आप सभी जानते हैं। और उम्र जो है लड़कियों की बढ़ती जा रही है, इसलिए लड़कों को भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी को जॉब चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी है। ठीक है,
और अभी गवर्नमेंट जो है वैकेंसी निकाल नहीं रही है, बड़ा समस्या है। शिक्षक भर्ती का पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है और 5,000 पद अगर आ गए तो बिल्कुल लग जाइए और ऐसा तैयारी कीजिए कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन जो है वो फिक्स हो जाए। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को कार्यालय आवंटन के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए, स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को ब्लॉक सी के 7वें तल पर स्थान मिला है। ऑप्शन बी, इस आधुनिक ऑफिस स्पेस पर कुल 33 करोड़ रुपए की लागत आई है। ऑप्शन सी, कंपनी में अधिकांश कर्मचारी छत्तीसगढ़ से हैं। या ऑप्शन डी, कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देती हैं। हो सकता है ये प्रश्न आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बिजनेस की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर कमेंट कर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 33 करोड़ की लागत आई है, ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 33 करोड़ नहीं है। इस ऑफिस स्पेस को तैयार करने के लिए लागत जो है वो 11 करोड़ रुपए की आई है, न कि 33 करोड़ रुपए की। ठीक है, 303 कर्मचारी में से 279 कर्मचारी छत्तीसगढ़ से हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो अधिकतर लोग छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। बहुत अच्छा और अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं आपके लिए करंट अफेयर को देखते हुए। ठीक है, इसलिए वन लाइनर फैक्ट की तरह नोट करते जाइए। बताते नहीं है लेकिन, नहीं कमेंट करके कि क्लास कैसे लग रही है, कमेंट जरूर किया कीजिए। 11वां, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, सौरभ सिंह ने निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन बी, पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। ऑप्शन सी, पदभार ग्रहण के समय खनिज विकास निगम के प्रबंध संचालक अनुपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी, इस अवसर पर विधायक संपत अग्रवाल व भूपेंद्र सवन्नी भी उपस्थित थे। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर जो है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? गलत है, पूछा गया है। ठीक है, खनिज छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की अभी हाल ही में जो है एक बैठक हुई थी, जिसमें नव नियुक्त सौरभ सिंह उपस्थित रहे थे। ठीक है, उनको नव नियुक्ति की गई थी, अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो गलत है, पदभार ग्रहण के समय खनिज विकास निगम के प्रबंध संचालक अनुपस्थित नहीं थे, वो उपस्थित थे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रबंध संचालक के बिना शपथ ग्रहण समारोह कैसे संपन्न होगा। ठीक है, कौन है प्रबंध संचालक जो है? सुनील जैन, तो वो भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बढ़ते हैं 13 अप्रैल, प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, प्रश्न क्रमांक के साथ ही अपना आंसर जो है वो कमेंट किया कीजिए भाई साहब। ठीक है, विदाउट चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए वक्तव्यों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य मुफ्त बिजली देना है। ऑप्शन बी, राज्य सरकार ने योजना हेतु सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान किया है। कौन सी? इसी योजना के लिए। ऑप्शन सी, वर्तमान में प्रदेश में बिजली की भारी कमी है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रदेश में 2 बड़ी विद्युत परियोजनाओं की सौगात दी है। ठीक है, तो हाल ही में कुछ एक अभी बैठक हुआ था संभवतः रायपुर में। ठीक है, वहां पर जो है ये सब घोषणाएं हुई थी 2 प्रकार की, 2 नई परियोजनाओं की। ठीक है, और इसके अलावा प्रदेश में बिजली की भारी कमी है, ये कथन जो है वो गलत है। भारी कमी नहीं है। ऊर्जा नगरी, छत्तीसगढ़ को ऊर्जा नगरी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। कोरबा को नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में बिजली सरप्लस अधिशेष है। हालांकि आने वाले समय में मांग बढ़ने की संभावना के चलते उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। अभी तो ठीक है, अभी जितना हमको यूज करना है उससे ज्यादा ही बिजली बना पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत था ऑप्शन नंबर सी। सभी कर रहे हैं साथ साथ कमेंट, बिल्कुल बहुत अच्छे। 13वां, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? बताना है।
ऑप्शन ए, यह अधिवेशन बिलासपुर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी, अधिवेशन में श्रमिकों के कल्याण हेतु दत्तोपंत ठेगड़ी को याद किया गया। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएफ की अनक्लेम राशि का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा। ऑप्शन डी, अधिवेशन में केवल राज्य के विद्युत कर्मचारी उपस्थित थे। ठीक है, हाँ, ये 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन की बात की जा रही है। इससे पहले वाला प्रश्न भी उसी से संबंधित है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा सही है पूछा गया, बिलासपुर में आयोजित नहीं किया गया था। अधिवेशन में श्रमिकों के कल्याण हेतु दंतोपंत ठेंगड़ी को याद किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देख लेते हैं, बिलासपुर में नहीं था, दंतोपंत ठेंगड़ी को श्रद्धांजलि दी गई और उनके जीवन भर श्रमिकों कल्याण हेतु कार्य किया था। अधिवेशन रायपुर गुड़ियारी में आयोजित किया गया था, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था। मुख्यमंत्री ने पीएफ की अनक्लेम राशि का उपयोग श्रमिकों के हित में किया, न कि किसी अन्य उद्देश्य जैसे सड़क निर्माण में। अधिवेशन में देश भर के 21 राज्यों से विद्युत श्रमिकों को भाग लिया था, केवल छत्तीसगढ़ से नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 14 और इसका आंसर जो है सभी को प्रश्न क्रमांक के साथ देना है। ठीक है, सभी प्रश्न क्रमांक लिखा कीजिए, उसके बाद अपना आंसर कमेंट किया कीजिए। 14वां, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सी नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। ऑप्शन ए, उपभोक्ता अदालतों का निजीकरण। ऑप्शन बी, शिकायतों की सोशल मीडिया पर सुनवाई। ऑप्शन सी, आयोग की बैठकों का सीधा सीधा प्रसारण। या ऑप्शन डी, जिला स्तर पर ऑनलाइन ई सुनवाई की सुविधा। यह पहल जो अभी की जा रही है बहुत ही अच्छी है और इससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये पहल जो है वो आपको जिले स्तर पर ई सुनवाई का मौका दे रही है। ऑप्शन नंबर डी, ये पहली बार शुरू किया जा रहा है और यह व्यवस्था जो है अगर आगे अच्छी रही तो बहुत ही अच्छा सुधार आएगा। अरुण साव ने उप मुख्यमंत्री जो है अरुण साव ने उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन में बताया कि अब आयोग ई सुनवाई की सुविधा प्रारंभ करने जा रही है। यह सुविधा जो है पहले से राज्य आयोग में उपलब्ध है, अब 17 जिलों को उपभोक्ताओं के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, ई जागृति पोर्टल पहले से उपभोक्ताओं के ऑनलाइन सुविधा दे रही है जिससे ई फाइलिंग संभव हो पाई है। कौन सा है? ई जागृति पोर्टल पहले से है लेकिन इसे और विशेषता पारदर्शी बनाया जा रहा है जो कि न्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्रमांक 15वां, छत्तीसगढ़ में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपभोक्ता हित में क्या पहल की घोषणा की है। ऑप्शन ए, उपभोक्ता अदालतें खत्म की जाएंगी। ऑप्शन बी, मोबाइल ऐप से तुरंत न्याय मिलेगा। ऑप्शन सी, व्यापक प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलाया जाएगा। या ऑप्शन डी, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, उन्होंने कहा कि बढ़िया प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी ये प्रश्न लाया गया था क्योंकि ऐसे प्रश्न भी थोड़ा घुमावदार हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक हो गया आपका 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 16वें प्रश्न को ध्यान से और अच्छे से आंसर दीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। कहता है कि नए वक्फ विधेयक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, अब तलाकशुदा महिला की संपत्ति को भी वक्फ किया जा सकता है। ऑप्शन बी, नए कानून को उम्मीद नाम दिया गया है। ऑप्शन सी, वक्फ संपत्तियों की जानकारी के लिए कोई केंद्रीय टीम नहीं भेजी गई। ऑप्शन डी, वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा के लिए 35% है, केवल अवैध कब्जा केवल और केवल 35% है। सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो है नए कानून जो बन रहे हैं, नए वक्फ विधेयक को उम्मीद नाम दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है और उसे उम्मीद नाम दिया गया है 2025 में। ठीक है, नए कानून के तहत तलाकशुदा महिला, विधवा या यतीम बच्चों की संपत्तियों को वक्फ नहीं किया जा सकता है ताकि उन्हें निजी अधिकार सुरक्षित रहे। सी में इसलिए है 10 सदस्यीय टीम को छत्तीसगढ़ भेजा गया जो रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार
सॉरी बलौदाबाजार और महासमुंद का दौरा कर चुकी है, बालोद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 35 नहीं 85% है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से और अच्छे से पढ़ के बनाइएगा। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं सभी, सभी पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम से संबंधित है। गलत कथन। ठीक है, ऑप्शन ए कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राजभवन में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इस कार्यक्रम में उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। ऑप्शन सी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ऑप्शन डी यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित किया गया है। कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है वह है बच्चों को सम्मानित नहीं किया गया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब सही है। इसमें जो है विष्णुदेव साय उपस्थित ही नहीं थे वहां पर जो थे, बल्कि राज्यपाल रमेश डेका ने संबोधित किया और संचालन किया। ठीक है, इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन जो है सही थे। अगला प्रश्न देख रहे हैं 15 अप्रैल से, और यह प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के आरंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ऑप्शन ए यह पहल पंचायत एम्बेसडर की नियुक्ति से जुड़ी है। ऑप्शन बी यह सेवा केवल नगद भुगतान तक ही सीमित है। ऑप्शन सी यह सुविधा केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिक सेवाएं देने हेतु है। ऑप्शन डी इस योजना की शुरुआत पंचायत दिवस पर हुई। असत्य बताना है। ठीक है, गलत बताना है। कौन सा गलत है? देखिए यहाँ पर जो करंट अफेयर लाया जा रहा है ना, वो एक एक पर डेट एक एक दिन का लाया जा रहा है। आप हर दिन का चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम में बस एक बार पन्ना पलट के जाइएगा, इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं आने वाले हैं, इस चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह सेवा केवल नगद भुगतान तक सीमित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यह सुविधा जो है क्योंकि क्योंकि सेवा केवल नगद भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बिजली, पानी बिल, ठीक है, बीमा, पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, खातों के लेन देन आदि डिजिटल सुविधाएं भी शामिल होंगी। मजबूत कदम है यह भाई। ठीक है, डिजिटल इंडिया योजना और लोक कल्याण की गारंटी को पूरा करने की मंशा है। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। सारे जो है विशेषता इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 19 सॉरी प्रश्न क्रमांक 19 बस्तर के किन 3 ब्लॉकों में पहली बार पत्थलगड़ी की घोषणा की गई, जिसमें शासन प्रशासन और नियंत्रण ग्राम सभा के पास रखने की बात कही गई? ऑप्शन ए कोंडागांव, माकड़ी, फरसगांव। ऑप्शन बी तोगापाल, दरभा, बस्तानार। ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, बीजापुर, भोपालपट्टनम। या ऑप्शन डी नारायणपुर, ओरछा, कोंटा। पत्थलगड़ी की घटना बहुत ही चर्चा में थी और ये इसीलिए ये प्रश्न लाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 3 जिले जो थे, 3 जगह 3 ब्लॉक जो थे वो तोकापाल, दरभा और बस्तानार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसको नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, कौन कौन सा था? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पहली बार पत्थल गड़ी जैसे आंदोलन सामने आया है, जिसमें तोंगाबाल, दरभा और बस्तानार ब्लॉक के सैकड़ों एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों ने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का हवाला देते हुए यह घोषणा की अब शासन प्रशासन नियंत्रण ग्राम सभा के पास ही होगा। ठीक है, यहाँ पर पत्थरबाजी भी की गई, पत्थलगड़ी की घटना हुई और यहाँ पर जो है स्वशासन स्वयं परिपालन का निर्णय लिया गया है, ग्राम सभा के पास होगा ये पावर ऐसी। ठीक है, 3 जगह याद रखिएगा, तोगापाल, दरभा और बस्तानार ब्लॉक, ये 3 जगह पर ये घटना घटी हुई। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि आपको अंबेडकर जयंती के दिन बुरुंग पाल में आयोजित सभा के बाद संविधान को संवैधानिक गुड़ी में स्मरण कर एक रैली निकाली गई, जो कि किले पार और तुरुंगुर में पत्थलगड़ी कर समाप्त हुई। स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले जनवरी 2011 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य कथा का हवाला देते हुए सामान्य प्रति भूमि पर ग्राम सभा के अधिकार की बात कही।
यह घटना जो है संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकार को लेकर जन जागरूकता और प्रशासनिक सुशासन की मांग को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। ठीक है, जो पावर है वो ग्राम सभा के पास होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक को याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है पत्थलगड़ी की घटना कौन कौन से ब्लॉक में हुई थी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20, बस्तर में हाल ही में सामने आई पत्थलगड़ी की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। ऑप्शन ए, यह घटना पेशा कानून और 5वीं अनुसूची के अधिकारों पर आधारित है। ऑप्शन बी, पत्थलगड़ी की यह परंपरा पाषाण काल से चली आ रही है। ऑप्शन सी, संविधान के अनुसार ग्राम सभा को शासन व नियंत्रण का अधिकार नहीं है। या ऑप्शन डी, पत्थलगड़ी के दौरान ग्राम सभा की सीमाएं तय करने की भी बात कही गई है। कौन सा असत्य है ये बताना है। यहाँ पर जो असत्य होगा, संविधान के अनुसार ग्राम सभा को शासन का और नियंत्रण का अधिकार नहीं है, ये जो है वो गलत है। ठीक है, ग्राम सभा को शासन और नियंत्रण का पूर्णतः अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी गलत बात है, इसके अलावा बाकी सब जो है वो सही है। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं, इसी का हवाला इस घटना में दिया गया है और पत्थलगड़ी की घटना हुई है। 3 ब्लॉक में हुई है और तीनों ब्लॉक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, पत्थलगड़ी की घटना कहाँ कहाँ हुई है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे साथ साथ जो है आंसर दिया कीजिए। बाद में भी देखते हैं वीडियो को तो भी अपना आंसर जरूर दिया कीजिए, देखिए कितना प्रश्न आपसे सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू सेशन आ रहे हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।